ठीक है। सो डिस्प्ले शेयर करते हैं। हम्म, तो हम लोगों ने कल तक जो लास्ट प्रोग्राम यूज किया था, पढ़ा था, वो था इमेजेस को स्विच करने का। अब इमेजेस को स्विच करना मतलब कि स्लाइड करना, चेंज करना, ऐसा सेम प्रोसेस आप जो है हर जगह पे कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आपको मान लीजिए हेडिंग का टेक्स्ट है वो बदलना है। एक एग्जांपल और इसका दे देते हैं, कल जो मैंने बताया था इसका। तो यहाँ पे मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, प्रोग्राम 15.html। ठीक है। और इसमें हमने लिखा HTML टैग, हेड टैग, यहाँ पे बॉडी टैग लिखेंगे। इसके अंदर जो है मैंने एक H1 बनाया, H1 की आईडी दी मैंने कि हेडिंग 1, और इसके अंदर लिखा डिजी कोडर्स। ठीक है। तो अगर इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे, अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, लाइक वेब प्रोग्राम में गया आपने, तो बैच, ऑनलाइन बैच, जावास्क्रिप्ट, ये रहा। तो इस प्रोग्राम को अगर रन कराएंगे तो एक हेडिंग आ जाएगी। ठीक है। अब ये हेडिंग जो आ गई है, मैं चाहता हूँ ये हेडिंग थोड़ी थोड़ी देर में बदलती रहे, तो ऊपर स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे। स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक वेरिएबल लेंगे टेक्स्ट नाम का, किसी भी नाम का आप ले सकते हैं, मैंने टेक्स्ट नाम का ले लिया है। और इसके अंदर जो है मैं मल्टीपल हेडिंग्स का एरे बना दूंगा कॉमा कॉमा करके। लाइक मैंने पहली हेडिंग बना दी डिजी कोडर्स, दूसरी हेडिंग मैंने बना दी टेक्नोलॉजीज़, तीसरी हेडिंग मैंने बना दी प्राइवेट, चौथी हेडिंग में लिमिटेड लखनऊ। ऐसे मैंने जो है टोटल जो है 5 हेडिंग्स के लिए टेक्स्ट जो है एक एरे में स्ट्रिंग की तरह रख लिए। अब यहाँ वेरिएबल लेंगे i=0 कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। ठीक है। इसके बाद में अब यहाँ पे हम लोगों ने आई लिया 0। अब हमें एक फंक्शन बनाना है, इसको बंद करते हैं। हाँ, अब हमें एक फंक्शन बनाना है, मान लो चेंज टेक्स्ट नाम का। फंक्शन का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे चेंज टेक्स्ट ले रहा हूँ। चेंज टेक्स्ट नाम का फंक्शन लिया, और इसके अंदर सबसे पहले ये जो नीचे हेडिंग 1 आईडी ली है मैंने, इसको रिसीव करेंगे। तो वेरिएबल h=document डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हेडिंग 1 आईडी को मैंने h वेरिएबल में रिसीव कर लिया। अब h डॉट इनर HTML इक्वल टू टेक्स्ट एरे का आई इंडेक्स नंबर। ठीक है। तो जब पहला टेक्स्ट एरे का आई इंडेक्स नंबर, मतलब कि आई मतलब 0 मतलब पहला, ये डिजी कोडर उठ करके कहाँ सेट हो जाएगा, h मतलब हेडिंग 1 के इनर HTML में। अब जब वो सेट हो जाए तो i++ हो जाए, मतलब कि अब अगला सेट हो। लेकिन अगला सेट कब होगा, थोड़ी देर बाद। कितनी देर बाद, सेट टाइम आउट चेंज टेक्स्ट कॉमा 1000, मतलब 1 सेकंड के बाद। और ये चेंज टेक्स्ट फंक्शन को बॉडी के ऑनलोड पर भी कॉल करना पड़ेगा, ताकि पेज रन करते ही ये प्रोसेस चालू हो जाए। अब आप ध्यान दीजिएगा, रन कराया मैंने, देखिए हर 1 सेकंड में हेडिंग बदल रही है। फिर एंड में ये हेडिंग अनडिफाइंड हो गया, क्योंकि आई की वैल्यू बढ़ती चली गई और हेडिंग उधर ख़त्म हो चुके हैं। इस केस में हम यहाँ पे एक इफ़ लगा देंगे कि यदि आई की वैल्यू सभी टेक्स्ट की लेंथ के बराबर हो जाए तो i=0 हो जाए। अब देखिए, पहली हेडिंग आएगी, दूसरी हेडिंग आएगी, तीसरी हेडिंग आएगी,
ठीक है। तो एक एक करके सारी हेडिंग आने लग गई। तो ये एक बार प्रोग्राम को देखिए और देख करके बताइए कि आपको क्या कन्फ्यूज़न आ रहा है, अभी क्या इसमें समझ में नहीं आ रहा आपको, हम कौन सी लाइन किस लिए लिख रहे हैं, आप पूछ सकते हैं। ऐसी ज़रूरत हमको कई बार अपने वेबसाइट बनाते समय पड़ती है कि चीज़ों को हमें एक समय पर बदलना पड़ता है, एक दिए हुए फिक्स समय पर बदलते रहना है। तो बताइए। किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो बता सकता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में हम लोग कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे जो स्ट्रिंग और मैथ के फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट में एक नया प्रोग्राम बनाया हमने यहाँ पे, प्रोग्राम 16.html और html टैग, हेड टैग, बॉडी टैग। स्क्रीन विजुअल बेटा आपको इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपने जो है किसी दूसरे को पिन कर दिया होगा, वहाँ पे ऑप्शन आता है स्क्रीन को पिन करने का, तो आप ध्यान से मेरे वाले स्क्रीन को पिन कर लो। अभी वैसे विजिबल हो गया होगा, मैंने दोबारा शेयर कर दिया है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने एक क्या किया, यहाँ पे हमें सीखना है कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं, कुछ उसके मैथ्स के फंक्शंस होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक वेरिएबल लिया a = 10, वेरिएबल लिया b = 20। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम यहाँ पे वेरिएबल c = a + b करेंगे और डॉक्यूमेंट डॉट राइट कराएंगे c को, तो आउटपुट में दोनों नंबर का सम आ चुका है। हम क्या कर रहे हैं, हमने वेरिएबल a लिया 10, b लिया 20, c = a + b कर दिया और इससे हमारा आउटपुट जो है 30 आ चुका है। समझना आपको ये है कि यदि यहाँ पे 10 यहाँ पे अभी इंटीजर है, 20 भी यहाँ पे अभी इंटीजर है, लेकिन यदि मैं 20 को डबल कोट्स के अंदर कर दूँ या 10 को डबल कोट्स के अंदर कर दूँ, तो ये एक स्ट्रिंग बन चुका है। नंबर है 10, एक नंबर है, लेकिन 10 नंबर के साथ साथ यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग होने की वजह से अगर हम इसको रन कराएंगे तो आंसर में आएगा 10 या और 10 और 20, मतलब कि 1020 आया आंसर। हो क्या रहा है कि अगर हम यहाँ पे इंटीजर और इंटीजर को जोड़ते हैं, जैसे मैंने इस डबल कोट हटाए और यहाँ पे एक a वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 10 जो कि इंटीजर है, एक b वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 20 जो कि इंटीजर है। अब यहाँ पे c = a + b कर दिया गया, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 30, क्योंकि 10 और 20 जुड़ रहे हैं। लेकिन अगर हमने किसी को 10 को या 20 को एक को स्ट्रिंग बना दिया, प्रोग्राम को रिफ्रेश किया आउटपुट को, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 1020, मतलब 1020। यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यूज़ कॉन्केटिनेट हो जाती हैं उस केस में जब हमारा जो डेटा टाइप होता है वो एक स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग के केस में जो प्लस ऑपरेटर है वो थोड़ा अलग बिहेवियर करता है। ठीक है, आगे देखिए। तो ये हो गया हमारा एक बेसिक चीज़ जो समझ में आपको आ गई होगी। अभी मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि हमें दूसरा प्रोग्राम समझना है। हाँ बेटा, ए को प्रिंट कराना हो तो ए प्रिंट हो जाएगा, वो तो तुम जो है यहाँ पे ए लिख दो, इसमें क्या है बेटा, ए लिख दिया आपने, ए का 10 वैल्यू आएगा, मैंने यहाँ पे बी लिख दिया, बी का जो है 20 वैल्यू आएगा। लेकिन जब हम सी लिखते हैं, सी के अंदर जहाँ हम ए और बी को जोड़ रहे हैं वहाँ 10-20 आता है, क्योंकि वो एक 20 जो है 20 जो है वो इंटीजर नहीं है इस टाइम पे, वो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, ये फ़र्क है। अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया नेम = मान लो डिजिकोडर्स
देखिए अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर नेम को अगर मैं प्रिंट करूँगा, नेम को अगर हम प्रिंट करते हैं तो आंसर आएगा जो भी मैंने उसमें लिखा है, डिजिकोडस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, आंसर आ गया डिजिकोडस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। अब अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट से यहाँ पे लिखें नेम डॉट लेंथ, नेम डॉट लेंथ, ऐसा लिखने से जो है हमको आंसर में जो है ये देखिए 39 मिल रहा है। 39 क्या कर रहा है यहाँ पे, जैसे इसको भी प्रिंट रहने देते हैं तो देखो यहाँ पे बी आर हमें प्रिंट करना पड़ेगा एक बार, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और राइट के अंदर डबल कोट्स में बी आर। तो ये डिजिकोडस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड आया और उसके बाद देखो 39 आया। 39 इसकी लेंथ है, मतलब यहाँ पे हर एक कैरेक्टर को काउंट किया गया है और कैरेक्टर की जो काउंटिंग जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 39। यही है इसका आंसर कि यहाँ पे जो है 39 आ रहा है। ठीक है, 39 मीन्स यहाँ पे ये इसका कैरेक्टर का काउंट बता रहा है, ये लेंथ बता रहा है ये। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक और बी आर लगाया, और भी फंक्शंस हैं स्ट्रिंग के अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे लिखा मैंने राइट, यहाँ पे समझिएगा नेम डॉट इंडेक्स ऑफ नाम का एक फंक्शन है। इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ के अंदर क्या होता है, आप इसके अंदर कोई भी कैरेक्टर पास कर देते हो। जैसे मैंने कैपिटल सी पास कर दिया तो ये बताएगा कि कैपिटल सी का इंडेक्स जो है नेम में कहाँ पर है। इंडेक्स आप सब समझते हैं, इंडेक्स नंबर मतलब कि सीक्वेंस नंबर, सीरियल नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिजिकोडस टेक्नोलॉजीज़ को एक स्ट्रिंग तो मान रहा है, लेकिन हर स्ट्रिंग जो है एक कैरेक्टर का ही एरे होता है। तो यहाँ पे DIGIC, तो C किस नंबर पे है, C 4 नंबर पे है। तो देखो 4 यहाँ पे आ गया, क्योंकि 0 से काउंटिंग चालू होगी। 0 पे D आएगा, 1 पे I आएगा, 2 पे G आएगा, फिर 3 पे I आएगा और 4 पे C आएगा। तो ये इंडेक्स ऑफ है। इसके अंदर मैंने अगर कैपिटल T पास कर दिया तो आंसर आया 11, क्योंकि ये वाला जो T है वो यहाँ पे है। मैंने यहाँ पे स्मॉल d पास कर दिया तो आंसर आया जो है ये वाला d। अब यहाँ पे देखो कई d हैं, एक और d है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये वाला उठा रहा है, क्योंकि इंडेक्स ऑफ जो होता है वो सबसे पहला वाला ही आंसर देता है हमको। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैंने बी आर को प्रिंट कराया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम डॉट लेंथ नहीं, नेम डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ किसका, लास्ट इंडेक्स ऑफ मतलब कि ये आखिरी वाला इंडेक्स नंबर बताएगा। जैसे मैंने कैपिटल L पास किया तो L का इंडेक्स नंबर ये है। अब मान लो यहाँ पर मैंने स्मॉल I पास किया, I देखो यहाँ पर DI, यहाँ पे I है, यहाँ पे I है, यहाँ पे I है, यहाँ पे I है, यहाँ पे भी I है और यहाँ पे भी I है। कितनी जगह I दिया हुआ है, डिजिकोडस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, काफ़ी जगह पे I यहाँ पे लिखा हुआ है। रिफ्रेश किया यहाँ पे तो I ये 35 वैल्यू दे रहा है। 35 किसकी वैल्यू है, आखिरी वाले I का इंडेक्स नंबर है ये। ठीक है, जो लास्ट इंडेक्स ऑफ है ये उस कैरेक्टर को आखिरी से काउंट करता है, और जो इंडेक्स ऑफ है ये शुरुआत से काउंट करके जो पहला आता है वो दे देता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम डॉट, यहाँ पर अगला फंक्शन है जैसे कि नेम डॉट सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग जो फंक्शन है इसके अंदर हम एक इंडेक्स नंबर पास करते हैं। लाइक मैंने इंडेक्स नंबर पास किया 11, 5। 11 एक इंडेक्स नंबर है, 5 उसमें कितने कैरेक्टर चाहिए वो है। तो सब स्ट्रिंग में मैंने 11 पास किया है, तो ये गलत दे रहा है लग रहा है, सब स्ट्रिंग सही दे रहा है। अच्छा सॉरी,
सब स्ट्रिंग 11 और मैंने पास किया लाइक 15, 11 से 15, तो 11 नंबर पे टी है, 11 नंबर पे टी है और 15 नंबर पे एन आता है, लेकिन ये 15 के एक कम तक जाएगा, मतलब 14 तक जाएगा, 15 को काउंट नहीं करेगा, 15 के एक पहले तक जाएगा 14 तक। तो देखो ध्यान से देखो, 11th नंबर पे टी हो गया, 12th नंबर पे ये ई हो गया, 13th नंबर पे सी हो गया, 14th नंबर पे एच हो गया, 15th नंबर पे एन है, लेकिन ये एच तक दे रहा है। तो ये क्या हो रहा है, सब स्ट्रिंग क्या करता है, एक बड़े स्ट्रिंग में से उसका एक पार्ट निकालने के काम आता है। लाइक यहाँ पे मैंने पास किया 11,15, तो 11 इंडेक्स नंबर से 15 इंडेक्स नंबर के बीच में जो आ रहा होगा वो हमको ये दे देगा। यहाँ पे हम चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं, लाइक मैंने लिखा 4,10, तो 4 से 10 तक देखो कोडर्स आ रहा है, चौथे नंबर पे ये है और 10वें नंबर पे ये स्पेस है, स्पेस भी काउंट होता है, ठीक है, तो स्पेस के एक पहले तक वो दे रहा है। अब जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक होता है सब स्ट्रिंग और एक होता है सब str। अब यहाँ पे सब str क्या करता है, यहाँ पे मैंने पास किया 11,5, तो देखो टेक एन आ गया। लॉजिक क्या है, 11 पे टी है, 11 से लेके 11 के आगे के यहाँ पे जो है 5 कैरेक्टर वो काउंट कर देगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब str क्या करता है, 11 से लेकर के उसके आगे के 5 कैरेक्टर देता है। मतलब यहाँ पे इसमें शुरुआत की वैल्यू पास की गई कि कहाँ से शुरू करना है, और ये पास किया गया कि कितने कैरेक्टर चाहिए, और ऊपर वाले में सब स्ट्रिंग में क्या पास किया जा रहा था कि किस पोजीशन से किस पोजीशन तक चाहिए, और यहाँ पास किया गया है किस पोजीशन से कितने कैरेक्टर चाहिए। तो ये है बेसिक डिफरेंस इन दोनों में, जिसका जब यूज होना होगा आप कर सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे अगला फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने लिखा नेम डॉट कैर एट। अच्छा देखो, इंडेक्स ऑफ या लास्ट इंडेक्स ऑफ जो था उसमें हम कैरेक्टर पास कर रहे थे और वो उसका इंडेक्स नंबर बता रहा था, लेकिन अब हम इंडेक्स नंबर पास करेंगे और ये हमको उसका कैरेक्टर बताएगा। तो मैंने नंबर पास किया कैर एट के अंदर 4, चौथे नंबर पे क्या है, सी है, ठीक है, तो देखो सी आ गया। मैंने यहाँ पास किया 6, तो 6 नंबर पे डी है, ये कोडर्स का डी आ गया, देखो ये लास्ट में है ना। तो कैर एट क्या करता है, कैर एट के अंदर हम एक पोजीशन पास करते हैं और ये उस पोजीशन पर जो भी कैरेक्टर होता है वो हमको रिटर्न में दे देता है। अब इसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम डॉट कैर कोड एट, कैर कोड एट क्या है, ये अगर मैंने इसमें 0 पास किया तो 0 पोजीशन पर कैरेक्टर क्या है, कैपिटल डी। तो ये कैर एट क्या करता था, कैर एट में अगर हम 0 पास करते तो हमको कैपिटल डी मिलता, लेकिन कैर कोड एट में 0 पास कर रहे हैं तो हमको कैपिटल डी नहीं, कैपिटल डी का आस्काई कोड मिलेगा। तो देखो कैपिटल डी का जो आस्काई कोड होता है वो 68 होता है, 68, क्योंकि 65 पे जो है ए होता है कैपिटल, फिर बी सी डी, तो डी पे 68 होगा। देखिए आगे, अब इसमें अगला फंक्शन है डॉक्यूमेंट डॉट राइट से पहले br लगा लेते हैं। अब मान लो आप, ये तो हो गया किसी कैरेक्टर का आस्काई वैल्यू निकालना, कि किसी भी इस स्ट्रिंग में से किसी भी कैरेक्टर का आप आस्काई वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपके पास आस्काई वैल्यू है तो उसका कैरेक्टर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ लिखा जाता है स्ट्रिंग का एस कैपिटल रखा जाता है, और यहाँ लिखा जाता है फ्रॉम कैर
कोड, स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैर कोड, और इसके अंदर कोई कैरेक्टर का कोड पास करेंगे। लाइक मैंने यहाँ पास किया 65, तो 65 से क्या कैरेक्टर बनता है, कैपिटल ए, देखो आ गया। अगर हम पास करें यहाँ पे 68, तो 68 से बनता है डी। ये देखो ऊपर जो 68 है ये डी का आस्काई वैल्यू है, और ये जो डी आ रहा है ये 68 का कैरेक्टर आ रहा है, 68 का कैरेक्टर आ रहा है। 97 पास किया तो स्मॉल ए, 100 पास किया तो स्मॉल डी। देखिए इस तरीके से जो है 66 पास किया तो बी, इस तरीके से जो है काम करता है ये। ठीक है, आगे देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पर ऐसे ही है एक फंक्शन और जिसको कहते हैं नेम डॉट सर्च, नेम डॉट सर्च। सर्च के अंदर क्या होता है, सर्च में यदि हमने कुछ कैरेक्टर पास किया डबल कोट्स में, लाइक मैंने लिखा इसके अंदर कोडर्स, तो कोडर्स इसके अंदर कहाँ पे शुरू होता है, चौथे नंबर पे। तो जहाँ पे ये शुरू हो रहा है उसका हमको इंडेक्स नंबर दे देगा। यदि मैंने मान लो इसके अंदर कुछ ऐसा कैरेक्टर पास कर दिया लाइक जेड, जेड पास करने पे ये हमको -1 देगा, मतलब कि उसके अंदर ये नहीं है। -1 का मतलब है यहाँ पे कि वो कैरेक्टर उसके अंदर नहीं अवेलेबल है। ठीक है, तो ये है बेसिक फार्मूला कि किस तरीके से किसी स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर को सर्च किया जाएगा। एक और है यहाँ पे फंक्शन, नेम डॉट मैच। नेम डॉट मैच क्या है, नेम डॉट मैच के अंदर हम एक पैटर्न पास करते हैं। यहाँ पे हमने एक पैटर्न पास किया // पैटर्न कैसे बनाया जाता है देख लो। पैटर्न बनाने के लिए लिखते हैं // इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने पास किया A to Z, कैपिटल A to कैपिटल Z। तो ये हमको देखिए यहाँ पे एक्चुअली हमें इफ़ लगा के यूज़ करना पड़ेगा, इसको हटाते हैं। इफ़ नेम डॉट मैच, नेम डॉट मैच, यहाँ पे पैटर्न बनाएंगे मैच के अंदर // के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल A डैश कैपिटल Z, मतलब कैपिटल A टू कैपिटल Z। यहाँ पे लिखेंगे मैच्ड, मतलब कि उसके अंदर मिला या फिर एल्स नहीं मिला। ये देखिए लिख के आया मैच्ड। अब अगर मैच लिख के आ रहा है क्योंकि इसके अंदर A to Z है, अगर मैं यहाँ पे स्मॉल a to स्मॉल z लिखूँ तभी भी लिख के आएगा मैच्ड क्योंकि उसके अंदर है। लेकिन मैं 0 to 9 लिखूँ तो देखिए लिख के आया नॉट मैच्ड क्योंकि इसके अंदर 0 to 9 नहीं है। तो इसका यूज जनरली होता है जब आपको जो है इस तरीके से वर्क करना होता है कि हमें मैच करना होता है कोई चीज़ की कोई चीज़ किसी इसके अंदर है स्ट्रिंग के अंदर या नहीं है। तो ये है स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस, लेंथ, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, सब स्ट्रिंग, सब str, कैर ऐड, कैर कोड ऐड, फ्रॉम कैर कोड, ये सारी चीज़ें हैं। देखो आगे, तो इसके बाद जो फार्मूला है अगला है मैथ्स की चीज़ें। अगर मैथमेटिकल कोई काम करना हो हमें तो प्रोग्राम मैंने लिखा 17.html, HTML हेड एंड
बॉडी देखिए अभी हमें मैथ्स की चीज़ थोड़ी समझनी है, तो यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट लिखा। मैथ का मतलब यहाँ पे नंबर्स को लेकर के, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वेरिएबल a इक्वल टू 10, अभी जो पिछली बार भी प्रोग्राम बनाया था उसको थोड़ा और इस बार अच्छे से समझिए। वेरिएबल a इक्वल टू 10, वेरिएबल c इक्वल टू a प्लस बी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखा मैंने यहाँ पे c, तो इसका आंसर तो आपको पता है 30 आएगा। ठीक है, ये देखिए इसका आंसर आता है 30। तो अगर हम इसमें से किसी एक को स्ट्रिंग बना दें तो इसका आंसर आता है 10-20। तो जब आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आपका कोई वेरिएबल उसकी वैल्यू स्ट्रिंग में हो और उसको इंट में करना हो, तो यहाँ पे लिखा जाता है पार्स इंट ऑफ बी। तो मैंने लिखा b इक्वल टू पार्स इंट ऑफ b, मतलब पार्स इंट क्या करेगा, b को इंट में कन्वर्ट करेगा और वापस से b में ही स्टोर कर देगा। तो आंसर देखो फिर भी 30 आ गया, जबकि ये स्ट्रिंग मैंने बना रखा है, फिर भी आंसर जो है 30 आ रहा है आपका। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक नंबर है और उसको हमें जो है कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। तो अभी देखो आंसर यहाँ पे a में 10 है, b में 20 है, तो आंसर आ रहा है 30। एक मिनट, वेट अ मिनट, एक मिनट, देखो तो अभी मेरे पास a में आंसर है 10, b में वैल्यू है 20, तो आंसर आएगा 30। तो देखिए 30 आ गया। लेकिन मैं चाहूँ तो b इक्वल टू बी डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, इससे जो है b की वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी और अब आंसर फिर से 10 और 20 आएगा, क्योंकि डेटा टाइप का बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 20 है, और अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 10-20। ठीक है, देखिए आगे अब यहाँ पे इसको हम कमेंट कर रहे हैं, तो ये आप समझ गए कि हम स्ट्रिंग को इंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इंट को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो हमारे यहाँ पे एक वेरिएबल है हमारे पास x, जिसकी वैल्यू है 10 या कुछ भी। चलिए अभी हम सीधा मैथ के फंक्शन पे आते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करें मैथ डॉट, यहाँ पे एक फंक्शन होता है फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर, जिसके अंदर अगर हम कोई दशमलव की संख्या पास करें, लाइक 10.3 मैंने पास किया, 10.3 मैंने पास किया, तो आंसर देखो आ रहा है 10। अगर मैंने यहाँ पे 10.8 पास किया तब भी आंसर आ रहा है 10। तो मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, ये किसी भी दशमलव की संख्या का इंटीजर नंबर निकाल देता है, डाउन इंटीजर नंबर। डाउन इंटीजर नंबर का मतलब होता है जैसे कि मैथ डॉट 10.8 है, इसका डाउन इंटीजर क्या होगा, नीचे की ओर इंटीजर। तो नीचे की ओर इंटीजर मतलब 10.10 का 10 सॉरी गलत मैंने बोल दिया, 10.8 का सबसे नियरेस्ट छोटा इंटीजर क्या है, तो नियरेस्ट छोटा इंटीजर जो है वो 10 है उसका। लेकिन यहीं पर एक फंक्शन होता है मैथ डॉट सील, इसमें हमने पास किया लाइक 10.7, तो ये इसका अप इंटीजर निकालेगा। आंसर देखो आया 11, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, तो आंसर आया 11।
अगर हम 10.2 भी यहाँ लिखें 10.2 भी, तब भी 11 आएगा, क्योंकि जो सील फंक्शन है ये हमेशा अगली इंटीजर संख्या देता है, पिछली नहीं। भाई देखिए 10.3 लिखा है मान लो, तो 10.3 का एक अगला इंटीजर भी होगा और एक पिछला इंटीजर भी होगा। तो जो 10.3 है उसका जो अगला इंटीजर है वो होगा 11, और जो 10.2 है उसका छोटा इंटीजर डाउन इंटीजर होगा वो 10 होगा। ये है बेसिक प्रोसेस जिससे हम लोग जो है मैथ डॉट सील, मैथ डॉट सोल। अब ऐसे देखो एक मैथ डॉट राउंड होता है। मैथ डॉट राउंड क्या करता है, ये राउंड फिगर करता है। जैसे कोई संख्या है उसको जो है अगर हमें राउंड फिगर में कन्वर्ट करना है तो लिखा मैंने मैथ डॉट राउंड, यहाँ पे मैंने लिखा 10.4। अगर मैं 10.4 लिखूंगा तो इसका आंसर 10 आएगा, और 10.7 लिखूंगा तो इसका आंसर 11 आएगा। ये क्या करता है, राउंड फिगर करता है, मतलब नियरेस्ट जो भी उसके नियरेस्ट ऊपर की ओर या नीचे की ओर, मतलब अप इंटीजर या डाउन इंटीजर, जो भी उसका नियरेस्ट इंटीजर होता है ये हमको वो देता है नंबर। ठीक है, तो अगर हमें नियरेस्ट इंटीजर चाहिए होगा तो हम लोग राउंड का यूज करेंगे। ये नियरेस्ट इंटीजर संख्या दे रहा है। इसके बाद देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इन सब का बहुत ज़्यादा यूज होगा, आपकी ज़रूरत के अनुसार यूज होगा हालांकि, लेकिन काफ़ी यूज होगा। अब देखो यहाँ पे एक वेरिएबल लिया मैंने, वेरिएबल ए इक्वल टू मैथ डॉट फंक्शन है रैंडम, मैथ डॉट रैंडम। इसको मैंने ए को प्रिंट कराया, तो मैथ वेरिएबल लिया मैंने ए में मैंने मैथ डॉट रैंडम से वैल्यू निकाली और ए को प्रिंट कराया, तो आंसर में देखो एक रैंडम संख्या आ चुकी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक रैंडम नंबर आ गया, कुछ भी आ गया। रैंडम का मतलब ही रैंडम है, मतलब कुछ भी कुछ भी संख्या वो दे देगा। लेकिन जो संख्या आ रही है, आप देखिए जितनी बार मैं रिफ्रेश करूँगा उतनी बार एक अलग नंबर आएगा, क्योंकि रैंडम है। रैंडम का काम है एक रैंडम नंबर देना, तो वो एक रैंडम नंबर हमको दे देता है। अब इसमें क्या होना है, अब मान लीजिए यहाँ पे अगर हमें संख्या जो है किसी संख्या के बीच चाहिए, लाइक हमने कहा कि अभी ये जो मैथ डॉट रैंडम नंबर हमको दे रहा है ये 0 से लेकर के 1 के बीच का नंबर दे रहा है। 0 और 1 के बीच सिर्फ दशमलव के नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम a इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दें तो आंसर में देखो दशमलव के पहले एक 2 अंकों की संख्या आने लग गई। यहाँ पे अब ये जो है 0 से लेके 100 के बीच का नंबर दे रहा है। अब अगर हम इसको इंट में कन्वर्ट कर दें, a इक्वल टू पार्स इंट ऑफ a, तो देखिए 27 आया, फिर रिफ्रेश किया 12 आया, फिर रिफ्रेश किया 77 आया। देखिए हर बार एक नया नंबर हमको मिल रहा है। तो ये है यहाँ पर कि हम लोग इस तरीके से रैंडम नंबर निकाल सकते हैं। तो ये a मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, इससे जो है 0 से लेकर के 100 के बीच का नंबर आ गया। अब मान लो आपको 0 से लेकर के 100 के बीच का नंबर नहीं चाहिए था, आपको 100 से लेकर के 500 के बीच का नंबर चाहिए। अगर आपको 100 से लेकर के 500 के बीच का नंबर चाहिए और अगर आप यहाँ 500 से गुणा कर देंगे तो देखिए 500 तक के नंबर आने लग जाएंगे। लेकिन 100 से छोटा भी कभी आ सकता है, देखो आ गया। 100 से बड़ा भी आ सकता है और 100 से छोटा भी आ सकता है। हम चाहते हैं 100 से 500 के बीच आए, मतलब ना 500 से बड़ा आए और ना ही 100 से छोटा आए। ठीक है, इस केस में हम लिखेंगे a मल्टीप्लाइड बाई मैक्स नंबर माइनस मिन नंबर। हमारा मैक्स नंबर है 500, मिन नंबर है 100, और प्लस कर देंगे मिन नंबर। मतलब कि हमारा जो सबसे बड़ी हमारी जो संख्या है वो उस सबसे छोटी संख्या से गुणा हो जाएगी, माइनस होकर के इसमें a में गुणा हो जाएगी। लॉजिक क्या है, सब यहाँ पे हमें 2 नंबर के बीच का नंबर चाहिए ना, 500 और 100 के बीच का नंबर चाहिए।
तो 500 और 100 के बीच का नंबर निकालने के लिए हमारे पास, 1 मिनट बेटा रुक जाओ, अभी बता रहे हैं आपको। तो इसमें क्या है कि 500 हमारे पास बड़ा नंबर है और 100 हमारे पास छोटा नंबर है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 500 माइनस 100 से गुणा करके 100 जोड़ दे रहे हैं। अगर हम आंसर देखेंगे तो अब देखिएगा 100 से नीचे नहीं जाएगा और 500 से ऊपर नहीं जाएगा किसी भी हाल में। हर बार एक नंबर आएगा और हर बार जो है वो नंबर उसी रेंज के बीच का होगा। देखिए अब बताइए क्या कह रहे हैं आप। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में 10 के नीचे मतलब 9, अच्छा 10 के नीचे कभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे इसकी तो किसकी तुम बात कर रहे हो, फ्लोर की बात कर रहे हो कि सील की तुम बात कर रहे हो, किस किस लाइन की बात कर रहे हो बताओ तो। सील, इसमें क्या होता है, ये हमेशा अप इंटीजर देता है। 10.2 का 9 नहीं आएगा, अगला इंटीजर आएगा। 10.2 के जब आगे बढ़ोगे तो कौन सी इंटीजर संख्या मिलेगी, अगली इंटीजर संख्या, ना कि पिछली। तो 10.2 है, 10.2 है, तो 10.2 के आगे ना कि पीछे। यहाँ पे सील जो है अगला इंटीजर नंबर देता है ना, तो अगला इंटीजर नंबर तो 11 होगा ना। 10.2 से बड़ा, 10.2 से बड़ा इंटीजर नंबर 11 ही तो होता है बेटा। और जो फ्लोर है ये छोटा इंटीजर नंबर देगा, तो 10.8 से छोटा इंटीजर नंबर क्या होगा, 10 होगा। भाई 10 बड़ा है या 10.8 बड़ा है, आप बताओ। 10.8 बड़ा है ना, 10.8 अगर बड़ा है तो 10 छोटा है, तो 10.8 से छोटा इंटीजर नंबर क्या हुआ, 10 हुआ। और 10.2 का बड़ा इंटीजर नंबर क्या हुआ, 11 हुआ। ये है लॉजिक यहाँ पे। और राउंड क्या करता है, नियरेस्ट इंटीजर निकालता है। अगर हम 9 कभी नहीं आएगा, 9 का तो कोई चांस ही नहीं, ठीक है। तो ये रैंडम नंबर निकालना होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इससे हम लोग रैंडम नंबर निकाल लेते हैं। अब इन फंक्शंस जो हमने ये फंक्शंस आपको अभी सारे बताए, स्ट्रिंग के, मैथ्स के, इनका यूज करना होगा हमें, बहुत बार हमें यूज करना होता है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये फंक्शंस हैं जो काम के हैं, ध्यान रखना। कभी भी जब आपके सामने कोई ऐसा लॉजिक आए जहाँ पर आपको लगे कि हमको ये करना है और इसके लिए हमको ये फंक्शन पता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपको हमने सारे फंक्शन बता दिए जो काम के होते हैं। आगे देखो, अब हम एक घड़ी बनाने जा रहे हैं, वॉच लाइव जैसे कि। तो मैंने एक हेडिंग बनाई, हेडिंग में घड़ी मतलब कि टाइम के लिए मैंने लिखा कि मान लो 9:45 और कुछ सेकंड हो चुके हैं AM। अगर मैं इसको रन कराऊं प्रोग्राम को, तो आंसर में एक घड़ी जैसा बन करके आ चुका है कि हाँ इतने बजकर इतने मिनट और इतने सेकंड हो चुके हैं। अब ये तो मैंने लिख दिया है, सिर्फ वो आ गया, मैंने जो लिख दिया यहाँ पे वो आ गया। अब मान लो हम चाहते हैं कि लिखा हुआ ना आए, बल्कि जो करेंट टाइम है वो आए, चलता रहे टाइम। तो यहाँ पे हमने लिखा वेरिएबल, अच्छा फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन मैंने क्लॉक नाम का फंक्शन बनाया, क्लॉक। अब यहाँ हेडिंग की आईडी ले ली मैंने, हेडिंग 1। फंक्शन का नाम हमने बनाया है क्लॉक, हेडिंग की आईडी ले ली है मैंने हेडिंग 1। अब हम क्या करेंगे, अब जो है अब यहाँ पे हम टाइम निकालेंगे, करंट टाइम। तो यहाँ पे वेरिएबल लेंगे एक किसी भी नाम का, लाइक टाइम नाम का। यहाँ पर लिखा जाता है न्यू डेट। डेट क्या है, डेट एक बिल्ट इन क्लास है, न्यू उसका ऑब्जेक्ट है, न्यू उसका ऑब्जेक्ट बनाने में उसकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। एक मिनट है, यहाँ पे आपको समझना ये है कि जो डेट है, डेट एक बिल्ट इन क्लास होती है जिसके अंदर डेट को लेकर के और
टाइम को लेकर के सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। अगर हमें अपने कंप्यूटर का करंट डेट टाइम सब कुछ चाहिए तो हमें वो डेट के अंदर मिलेगा। तो हमने डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, जिसका मैंने नाम दिया है टाइम। न्यू क्या कर रहा है, न्यू उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, मतलब न्यू उसको मेमोरी एलोकेट कर रहा है, एक नई मेमोरी एलोकेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने क्या किया है, डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हमें डेट के अंदर से घंटा, मिनट, सेकंड सब मिल जाएगा। कैसे, तुमने यहाँ वेरिएबल लिया एच नाम का, एच इक्वल टू मतलब आवर्स, मतलब कितने घंटे हो गए हैं, कितना बज रहा है। तो टाइम ऊपर एक वेरिएबल है जो कि डेट का ऑब्जेक्ट है, तो टाइम डॉट गेट आवर्स लिखा जाएगा, ये एक फंक्शन होता है। फिर वेरिएबल एम मतलब मिनट इक्वल टू टाइम डॉट गेट मिनट्स, ऐसे लिखा जाएगा। फिर वेरिएबल सेकंड इक्वल टू टाइम डॉट गेट सेकेंड्स, वेरिएबल अब हमारे पास यहाँ पे घंटा, मिनट, सेकंड तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। इन तीनों को आपस में कॉन्केटनेट कर देंगे। वेरिएबल मान लो मैंने लिखा कुछ भी लिख दिया, लाइक dt डेट टाइम, कुछ भी लिख दिया, टाइम है डेट टाइम, h मतलब आवर्स प्लस डबल कोट्स में कोलन, फिर प्लस मिनट प्लस डबल कोट्स में कोलन प्लस सेकंड प्लस डबल कोट्स में स्पेस प्लस। अब AM PM लाना है, AM PM अभी लाएंगे, पहले इतना करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी है हमारे पास हेडिंग 1, उसके इनर HTML में लिख जाएगा dt ये रहा हमारा। अब इस क्लॉक को कब कॉल करेंगे, बॉडी के ऑन लोड पे, मतलब पेज ओपन होते ही क्लॉक चालू हो जाए। तो मैंने रिफ्रेश किया, देखो 9:42 हुआ है, आ गया। दोबारा रिफ्रेश किया तो 9:42 हो चुके हैं, करंट टाइम आ चुका है। तो जो भी करंट डेट और करंट टाइम है वो हमको इस तरीके से यहाँ मिलने लग गया है। अब जो ये करंट डेट और करंट टाइम है ये हम चाहते हैं अपने आप बढ़ता रहे। तो यहाँ पे क्या करेंगे इस केस में, यहाँ पर सेट टाइम आउट, इसके अंदर क्लॉक को कॉल करेंगे 1000 सेकंड के बाद। अब देखिए ये घड़ी आपको चलती हुई दिखाई देगी, ठीक है, ये घड़ी आपको प्रॉपर चलती हुई दिखाई दे रही है। अब जैसे 09 आना चाहिए, 9:42 हो रहा है, तो 9 की बजाय 09 हम चाहते हैं आए। 43 की बजाय, 43 तो सही है, लेकिन मान लो सेकेंड देखो 3, 4, 5 चल रहे हैं, तो 03, 04, 05, 06 चलें। तो मतलब अगर एक अंक की संख्या हो तो वो 2 अंक की संख्या बन जाए, ऐसा चाहते हैं हम। तो अगर एक अंक की संख्या हो, 2 अंक की कैसे बनाएंगे, एक फंक्शन और बनाएंगे यहाँ पे, इसका नाम दिया मैंने गेट 2 डिजिट्स। फंक्शन का मैंने नाम दिया 1000 है बेटा मिली सेकेंड। ये बता रहा है कि सेट टाइम आउट एक फंक्शन है जो क्या करता है, क्लॉक फंक्शन को कॉल करता है हर 1000 मिली सेकेंड के बाद। 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, मतलब हर 1 सेकेंड में क्लॉक नाम का फंक्शन कॉल होगा ताकि घड़ी चलती रहे। भाई घड़ी हर 1 सेकेंड पे ही तो चलती है, तो हर 1 सेकेंड पे घड़ी चलती रहे, इसके लिए हमने यहाँ पे ऐसा किया हुआ है। गेट 2 डिजिट फंक्शन है जिसके बनाया है हमने, जिसके अंदर हम एक x नंबर पास करेंगे और चेक करेंगे कि यदि x की वैल्यू छोटी या बराबर है 9 के तो रिटर्न हो जाए 0 + x, और एल्स रिटर्न हो जाए x की वैल्यू। मतलब गेट 2 डिजिट फंक्शन क्या करेगा, अगर 9 से वैल्यू छोटी होगी तो वो 0 लगा के रिटर्न कर देगा, और 9 से वैल्यू बड़ी होगी तो वो नॉर्मली दे देगा। तो h को हम डाल देंगे, h को h ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे गेट 2 डिजिट ऑफ h।
ऐसा लिख देने से आप देखिए जहाँ 9 आ रहा था वहाँ 09 आने लग गया। 44 तो सही आ रहा है, लेकिन जब वहाँ पर भी 4 मिनट होंगे, 3 मिनट होंगे, तो वहाँ भी एक अंक की संख्या आएगी। अब देखो जो सेकंड है, सेकंड में एक अंक की संख्या आ रही है, तो हम सभी में ये कॉल कर देंगे। मिनट को भी जो है गेट 2 डिजिट के अंदर m डाल देंगे, सेकंड को भी हम गेट 2 डिजिट के अंदर सेकंड डाल देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, सारी संख्याएं 2 अंकों में आएंगी, सारी संख्याएं, है ना। दूसरी बात यह है कि हमें AM/PM निकालना है। AM/PM कैसे होता है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया AM/PM इक्वल टू ब्लैंक, AM/PM इक्वल टू ब्लैंक। इफ़ घंटा मतलब करेंट मिनट, करेंट आवर जो घंटा चल रहा है, लाइक 9 बज रहा है ना, तो 9 बज रहा है, वो घंटा h में है। h अगर बड़ा होता है 12 से अगर h बड़ा है तो AM/PM में आ जाएगा PM, और एल्स AM/PM में आ जाएगा AM। अब यहाँ पे एंड में जा कर के जोड़ देंगे प्लस स्पेस लगा के AM/PM, वेरिएबल का नाम लिया था मैंने AM/PM। अब देखिए हमारे आंसर में टाइम का ये भी आ रहा है कि AM है या PM है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक घड़ी बना सकते हैं। तो ये है क्लॉक पूरा। तो हमने क्या क्या किया, हमने एक हेडिंग बनाई जिसके अंदर ये टाइम ऐसे ही मैंने लिख दिया था, ये मैंने हटा दिया। अब हेडिंग 1 के लिए मैंने एक क्लॉक नाम का फंक्शन बनाया, जिस क्लॉक फंक्शन को बॉडी के ऑन लोड पे कॉल कर दिया। मतलब पेज लोड होते ही ये फंक्शन कॉल होना चालू हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगा। और उसके बाद हमने क्लॉक फंक्शन के अंदर डेट का ऑब्जेक्ट बनाया टाइम नाम से। टाइम के अंदर मैंने गेट आवर्स, गेट मिनट्स, गेट सेकंड से h, m और s को निकाला। उसके बाद AM/PM वेरिएबल से मैंने निकाला कि करेंटली AM हो रहा है या PM हो रहा है। अगर संख्या 12 से बड़ी आई तो PM हो रहा है, अदरवाइज AM हो रहा है। और इसके बाद मैंने सबको जोड़ दिया। 2 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक फंक्शन बनाया गेट 2 डिजिट, जिसका काम है यदि संख्या 9 या 9 से नीचे है, छोटी है, तो उसमें एक शुरू में 0 जोड़ देगा, तो इससे संख्या 2 डिजिट की बन जाएगी। तो ये प्रोसेस फॉलो किया हमने, और सारे h, m और s और AM/PM को कॉन्केटिनेट किया, और हेडिंग 1 जो नीचे मैंने आईडी ली थी h1 की, उसके इनर HTML में इसको सेट कर दिया। फिर मैंने ये क्लॉक फंक्शन को हर 1 सेकंड के बाद कॉल कर दिया, जिससे क्या होगा कि हर 1 सेकंड के बाद ये क्लॉक फंक्शन कॉल होगा, और यहाँ पे हमारा डेट टाइम एग्जैक्टली आता रहेगा। तो ये है प्रोसेस जिससे हम लोग जो है अपना क्लॉक बना सकते हैं। तो अभी और भी जावास्क्रिप्ट में काम है, वो करेंगे। बताइए बेटा। क्या चीज़? हाँ, अलार्म भी सेट कर सकते हैं इससे। अगर हम लोग अलार्म सेट करना चाहें तो एक और फंक्शन बना सकते हैं कि जब ये टाइम हो जाए तब अलार्म बजने लग जाए, तो बिल्कुल करा जा सकता है। आपको HTML जब गोपाल सर ने पढ़ाया होगा तो ऑडियो फाइल लगाना सिखाया होगा। तो ऑडियो फाइल लगाना अगर सीखा था आपने, तो बस वही ऑडियो फाइल को हम लोग प्ले कर देंगे एक टाइम पे। तो ये भी प्रोग्राम बता देंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा क्लास, और इसके अलावा आप पुरानी सारी प्रैक्टिस करते रहिए, सारे प्रोग्राम बनाते रहिए। असाइनमेंट जो मैंने भेजे थे वो कर लीजिए कंप्लीट सारे, और उसके बाद हम लोग जो है इसकी अगली क्लास मंडे को होगी, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।